अरब सागर की गहराइयों में एक जगह थी जिसके बारे में नाविक फुसफुसाहट में बातें करते थे। उसे लोग काला टापू कहते थे। कहा जाता था कि वह टापू किसी भी नक्शे पर नहीं मिलता और जो भी वहां गया उसकी वापसी कभी नहीं हुई। लहरों के बीच वह टापू ऐसे छुपा था जैसे कोई जीव अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। समुद्र किनारे बसे नयापुर गांव के मछुआरे अक्सर चेतावनी देते, उस दिशा में मत जाना, वहां से लौटने वाला कभी जिंदा नहीं आता। आरव मिश्रा, उम्र 32 साल, एक समुद्री खोजी था। उसका जुनून पुराने जहाजों के मलबे और खोए खजानों की खोज करना था। उसकी लाइब्रेरी में पुराने नक्शे, समुद्री जर्नल और कप्तानों की डायरियां भरी पड़ी थीं। आरव को अपने दादाजी से एक अजीब सा नक्शा मिला था जिस पर एक काले धब्बे जैसा चिन्ह बना था और नीचे लिखा था द आइलैंड ऑफ नो रिटर्न। रिया शर्मा, 28 साल, एक खोजी पत्रकार थी। उसने कई अपराध और रहस्य की सच्चाई उजागर की थी। जब उसे आरव के नक्शे के बारे में पता चला, उसने तय किया कि वह उसके साथ जाएगी क्योंकि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती थी। कैप्टन सलमान, 65 साल का बुजुर्ग नाविक था। उसने अपनी जवानी में वह टापू देखा था, लेकिन वहां से किसी तरह बचकर निकला था। आज भी उसकी आंखों में उस रात का डर जिंदा था। वह अक्सर कहता, वो जगह इंसानों की नहीं है, वहां की जमीन सांस लेती है और वहां की छायाएं भूखी हैं। यात्रा का फैसला एक रात आरव अपनी स्टडी में नक्शे को देख रहा था, तभी रिया वहां पहुंची। रिया, तुम सच में इस टापू की तलाश में जाना चाहते हो? आरव, हाँ, इतने सालों से कोई वहां नहीं गया। मुझे जानना है कि असल में वहां क्या है। रिया, और अगर बुजुर्गों की बातें सच हुई, अगर वहां से लौटना मुमकिन न हुआ? आरव, तो कम से कम मैं कोशिश करके मरूंगा। रिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तो मैं भी चलूंगी। समुद्र की यात्रा तीनों आरव, रिया और कैप्टन सलमान एक छोटी पर मजबूत नाव सी हॉक में सवार हुए। पहले दिन समुद्र शांत था, नीला आसमान और धूप। लेकिन जैसे जैसे वे नक्शे में दिखाए गए दिशा में बढ़ते गए, मौसम बदलने लगा। घना कोहरा छाने लगा, हवा ठंडी हो गई और लहरें बिना कारण ऊंची होने लगी। रात होते होते कैप्टन सलमान के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। कैप्टन सलमान, हम सीमा के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से आगे सब कुछ बदल जाएगा। पहली अजीब घटना। रात के करीब 2 बजे कोहरे में नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक रिया ने सुना कि पानी में जैसे किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो। रिया, वह चौंक कर उठी, लेकिन आसपास सिर्फ कोहरा था। आरव ने भी कुछ अजीब देखा। पानी की सतह पर जैसे सैकड़ों हाथ लहरा रहे हों, जो नाव को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पलक झपकते ही सब गायब हो गया। कैप्टन सलमान ने बस इतना कहा, ये तो बस शुरुआत है। सुबह का धुंधल का था, लेकिन सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा इतना घना था कि नाव का आगे का सिरा भी मुश्किल से दिख रहा था। अचानक कैप्टन सलमान ने हाथ उठाकर नाव रोक दी। कैप्टन सलमान, वो रहा काला टापू। कोहरे के बीच से एक अंधेरी आकृति उभरने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझकर मानो आकाश को रोक रही थीं। किनारे पर काली रेत और रेत में गड़े हुए लकड़ी के टूटे जहाज के हिस्से। आरव और रिया ने किनारे पर कदम रखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की हवा अलग है, भारी, ठंडी और किसी अदृश्य बदबू से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे यह जमीन किसी और दुनिया से आई हो। खंडहर गांव किनारे से कुछ दूर चलते ही उन्हें एक पुराना वीरान गांव मिला। झोपड़ियां टूटी फूटी थीं। लकड़ी के दरवाजे आधे टूटकर हवा में हिल रहे थे और दीवारों पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। रिया ने एक दीवार पर हाथ फेरा और अचानक ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। एक झोपड़ी के अंदर उन्हें एक पुरानी लालटेन और सड़े हुए कपड़ों का ढेर मिला, जिसमें इंसानी हड्डियां थीं। हड्डियों के पास एक लकड़ी का खिलौना पड़ा था, आधा टूटा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर बनी मुस्कान डरावनी लग रही थी। रिया, धीरे से, ये लोग कौन थे? कैप्टन सलमान, ये वो हैं जो यहाँ से कभी जा नहीं पाए। पहला सामना गांव से गुजरते समय अचानक पेड़ों के बीच से कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, और फिर पीछे से। आरव ने मुड़कर देखा तो उसे कुछ पलों के लिए एक आकृति दिखी। काले फटे कपड़े, लटकते बाल और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। रिया ने डर से उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, शायद हमारी नजरें धोखा खा रही हैं। कैप्टन सलमान कड़क आवाज में, नहीं,
यहाँ की परछाइयां जिंदा हैं। रात का आतंक। उन्होंने गांव की एक मजबूत झोपड़ी में रात बिताने का फैसला किया। लालटेन जलाकर वे तीनों अंदर बैठे रहे, लेकिन बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। किसी के गाने की धीमी धुन, बच्चों के खिलखिलाने की आवाज और कभी कभी किसी के रोने की। करीब आधी रात को दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। सलमान ने फुसफुसाकर कहा, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। दस्तक बंद हुई, लेकिन अगले ही पल छत पर किसी के भागने की आवाज आई और फिर लालटेन अपने आप बुझ गई। जब सुबह हुई तो आसमान लाल सा दिख रहा था, जैसे सूरज किसी खून से रंगा हो। गांव में हर झोपड़ी के सामने अजीब निशान उभर आए थे, जो रात में वहां नहीं थे। रिया ने एक निशान को गौर से देखा। वह मानो किसी इंसान के चेहरे जैसा था, लेकिन मुंह से चीख जैसी आकृति निकल रही थी। कैप्टन सलमान ने कहा, ये संकेत है, कोई हमें देख रहा है। जंगल की गहराई में गांव से आगे घना जंगल शुरू होता था। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर थीं और उनमें अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ चेहरे जैसे, कुछ हाथों जैसी पकड़। चलते चलते वे एक पुरानी पत्थर की राह पर पहुंचे, जो किसी तरफ ले जा रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। काली चट्टानों के बीच एक विशाल गुफा का मुहाना, जिससे ठंडी हवा और सड़न की गंध निकल रही थी। गुफा के ऊपर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, जिसे रिया ने मुश्किल से पढ़ा। जीवित यहाँ प्रवेश न करें। गुफा के भीतर अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन आरव के टॉर्च से दीवारें दिखाई दे रही थीं। दीवारों पर खून जैसे लाल रंग से अजीब चित्र बने थे। किसी को पेड़ से लटकाया जा रहा है, किसी को जमीन के अंदर खींचा जा रहा है, और बीच में एक विशाल काला चेहरा, जिसकी आंखें खाली थीं। रिया के कानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुड़ जाओ, वापस जाओ, या यहीं रह जाओ। सलमान का चेहरा पीला पड़ गया। हम जितनी देर यहाँ रहेंगे, वो उतना करीब आएगा। पहला भूतिया हमला। जैसे ही वे गुफा के अंदर आगे बढ़े, अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। दीवारों से छायाएं अलग होकर जमीन पर उतरने लगी। एक छाया ने रिया का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ ठोस था, ठंडा और बर्फ जैसा। आरव ने पूरी ताकत से खींचकर रिया को छुड़ाया, लेकिन अब चारों तरफ वही आकृतियां थीं। गहरी आंखों के गड्ढे, बिना मुंह के चेहरे और लंबी उंगलियां। एक आकृति आरव की पीठ पर चढ़ गई, उसके कान में फुसफुसाई, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। टॉर्च अचानक बुझ गई और उस अंधेरे में चीखें गूंजने लगीं। जब टॉर्च बुझी तो कुछ सेकंड का घुप सन्नाटा छा गया। फिर अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम अब हमारे हो, हमेशा के लिए। रिया की उंगलियां कांप रही थीं, वह आरव का हाथ कसकर पकड़े थी। कैप्टन सलमान ने जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और धीमे स्वर में कोई पुराना मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोला, कुछ आकृतियां पीछे हट गईं, लेकिन बाकी और पास आने लगीं। पत्थर का दरवाजा। अचानक गुफा के एक कोने में पत्थरों का एक दरवाजा दिखा। उस पर वही लाल अजीब चिन्ह बने थे जो गांव में भी थे। सलमान ने भारी आवाज में कहा, यही है श्राप की जड़। उन्होंने दरवाजा धकेला और जैसे ही वह खुला, ठंडी हवा का झोंका और साथ में चीखों की गूंज बाहर आई। श्राप का सच अंदर एक गोलाकार कमरा था। बीच में एक काला पत्थर का मंच, जिस पर एक विशाल लकड़ी का मुखौटा रखा था। लाल आंखें, लंबे दांत और नुकीले कान। दीवारों पर लिखी कहानी ने सब साफ कर दिया। सदियों पहले इस टापू पर एक जनजाति रहती थी, जो एक अंधकार देव की पूजा करती थी। उस देव को प्रसन्न करने के लिए वे हर साल अपने ही गांव के लोगों की बलि देते थे। लेकिन एक दिन एक स्त्री ने बलि देने से इनकार कर दिया और उसने देव के खिलाफ विद्रोह किया। देव ने क्रोधित होकर पूरे गांव को श्राप दे दिया, तुम सब हमेशा के लिए इस जमीन में कैद रहोगे, न जी पाओगे न मर पाओगे। असली राक्षस। जैसे ही आरव ने मंच के करीब कदम रखा, लकड़ी का मुखौटा खुद हवा में उठ गया। उसकी लाल आंखें जलने लगीं और कमरे की दीवारें मानो पिघलने लगीं। मुखौटा धीरे धीरे एक विशाल काले राक्षस के रूप में बदलने लगा। 4 हाथ, लंबी गर्दन और मुंह इतना बड़ा जैसे इंसान को पूरा निगल जाए। उसकी आवाज गुफा में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम मेरे शिकार हो। पहला हमला। राक्षस ने अपने 4 हाथों से अंधेरे की लहरें छोड़ी, जो सांपों की तरह मुड़ते हुए उनकी ओर बढ़ीं। एक लहर ने सलमान को छुआ और वह दर्द से चीख पड़े। उनकी त्वचा काली पड़ने लगी, जैसे जल रही हो। रिया ने आरव को खींचकर एक पत्थर के पीछे छुपा दिया। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था।
यह सिर्फ कोई भूत नहीं था, यह टापू का असली मालिक था।